हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 13th ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, है ना। 12 तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट मैराथन मैंने डाला है आपके चैनल पे ही। पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स उसमें 100 क्वेश्चंस को करवाते हुए मैंने पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश की। उसे जरूर जाके देखिए, प्रैक्टिस भी होगी और सारी चीजों को आपको याद भी रखना है, ठीक है। उसका एक सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। उसमें क्वेश्चंस के जो लेवल की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाई जाएगी और वो भी सारे आपके जनवरी के ही करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अभी के लिए हम लोग अपने डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दिन के पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरबीआई बैंक डॉट इन एंड फिन डॉट इन डोमेन्स, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आरबीआई ने लॉन्च किया है बैंक डॉट इन डोमेन और फिन डॉट इन डोमेन। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस मैंने आपको बताया था, टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड वेरीफाइड डोमेन फॉर रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज, ठीक है। ताकि क्या हो, ताकि जो ये अभी बहुत सारे साइबर क्राइम करने की कोशिश करी जा रही है ना, बैंकों से लूटने की कोशिश करी जा रही है, फिशिंग अटैक आपके ऊपर होता है ना। आपका जो बैंक है सेम उसी बैंक जैसा ही एक आपको लिंक आता है और आप उस पर क्लिक करते हैं और फिर आप उसमें अपने सारे डिटेल्स भर देते हैं अनजाने में और फिर आपके बैंक से सारे पैसे उड़ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अलग अलग बैंक्स के। और जो फ्रॉड बैंक्स है उसके जो फ्रॉड नेम से जो बैंक बना रखा है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें बैंक डॉट इन फिन डॉट इन डोमेन जब आप देख लेंगे तो आपको क्लियरली आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिशिंग अटैक क्या होता है इसके बारे में कल बताया था, उसे जाके कल के वीडियो को देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेक्स सॉर्टिंग लैब्स रिसेंटली अप्रूव्ड इन हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के सीएम है नायब सैनी और उन्होंने सेक्स सॉर्टिंग लैब्स को अभी अभी क्या बोला है, उनको अनुमति दे दी है। अब सेक्स सॉर्टिंग लैब क्या होता है इसके बारे में बता रखा था, है ना। ताकि फीमेल काफ्स को बढ़ाया जा सके, मतलब फीमेल काफ्स पैदा हो, इस चीज के लिए सेक्स सॉर्टिंग लैब लगाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर इज टू इंप्रूव लाइवस्टॉक ब्रीडिंग बाय प्रोड्यूसिंग मोर फीमेल काफ्स। द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला सेलिब्रेटेड। सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां पे सूरजकुंड सूरजकुंड नाम का विलेज है, वहां पे ये मेरा मेला हर साल लगाया जाता है। जनवरी से फरवरी के बीच में 15 दिन का ये लगभग लगभग मेला होता है। इस बार 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा के सीएम इस बार कौन बने हैं? इस बार बने हैं नायाब सैनी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन बने हैं? नायाब सैनी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को सॉल्व करते हुए समझते हुए चलना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इन विच रिलेशन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in relation to the World Health Organization WHO, which of the following are some of its designated roles and responsibilities, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको क्या बताया था डब्ल्यूएचओ के बारे में, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। इसको 1948 में सेटअप किया गया था। कितने मेंबर्स हैं? इंडिया मेंबर्स है कि नहीं, इसके मेंबर आप कैसे बन सकते हैं, यूएन का अगर कोई कोई कंट्री है तो वो कैसे मेंबर बनेगा, अगर कोई यूएन के अंदर कोई कंट्री नहीं है, उस यूएन का मेंबर नहीं है, तो वो कैसे डब्ल्यूएचओ का पार्ट बनेगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसी में से पूछा है कि डब्ल्यूएचओ का इसमें से मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रोवाइडिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, प्रोमोटिंग रिसर्च ऑन हेल्थ इश्यूज, रिसर्च ऑन हेल्थ इश्यूज, सेकंड भी करेक्ट लग रहा है। थर्ड देखते हैं, एनफोर्सिंग हेल्थ रेगुलेशन इन मेंबर स्टेट। तो एनफोर्स थोड़ी करा रही है, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, ये तो एक अपनी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, पर ये एनफोर्स नहीं करा रहा है, ठीक है। सेटिंग हेल्थ पॉलिसीज फॉर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये भी नहीं, हेल्थ पॉलिसीज थोड़ी है कर रहा है, हेल्थ पॉलिसीज भी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और रिसर्च कर रहा है हेल्थ इश्यूज पे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ये चीज आप टिक लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ क्लियर हुआ कि नहीं? इससे पहले मैंने आपको बता रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको यूएसए ने अभी छोड़ने का फैसला ले लिया है, जो कि इसके डब्ल्यूएचओ का जो टोटल बजट है उसके 15% को का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूएसए की तरफ से आता है फाइनेंशियली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना ने भी छोड़ने का फैसला लिया है, ये चीज मैंने आपको बताया था। और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जेवियर मिली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जेवियर, मिली, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को समझते हुए चलना होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कंट्री है जो कि यूएन का मेंबर नहीं है, अगर उसको डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन करना है तो वो क्या करेगा, उसे पहले डब्ल्यूएचए से परमिशन लेनी पड़ेगी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी, और डब्ल्यूएचए क्या करेगा, एक तरीके से वोटिंग करेगा, और अगर सिंपल मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब 50% वन से प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर जो भी कंट्री है जो कि ज्वाइन करना चाहती है डब्ल्यूएचओ को, वो ज्वाइन कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर अगर आप यूएन के मेंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, तो आप डब्ल्यूएचओ के मेंबर बन जाओगे, ठीक है। तो सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आपको क्या करना है, बस ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, है ना, इज द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन इज, इसमें सीधा यही पूछ लिया कि एनएसकेसी है क्या, ठीक है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर 2013 एक्ट। तो रॉन्ग, ये तो मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग है ना। अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एन एडवाइजरी बॉडी अंडर एमओएचयूए, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गलत है। एन ऑटोनोमस बॉडी विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, है ना, इसको सेटअप किया गया था एक एक्ट लाके, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन एक्ट 1993 लाके इसको सेटअप किया गया था 1994 के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम इसका जो मैंडेट था वो 3 साल के लिए था, और इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया था, स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट फिर इसको एक्सटेंड करते करते 2004 आ गया, ये आपने ध्यान रखना है। 2004 तक इसके पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो रहा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो रहा, बट उसके बाद इसको इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन खत्म हो गई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2004 से लेके अभी तक ये एग्जिस्ट तो करता है, बट इसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको अभी अभी फिर से एक्सटेंशन मिल गया है 3 साल का, और 2028 तक ये वर्क करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट अभी भी इसके पास एक स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं उसको अपहोल्ड करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस चीज का क्या काम है, इसका लॉ को मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड जो लॉ है उसको अपहोल्ड करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड जो लॉ है उसको अपहोल्ड करना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग लगातार ही आपके करंट अफेयर्स में आ रहा है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में ही एक ऑर्डर भी पास किया था, तो आप चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलोगे, ठीक है। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं, 13 फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। पहला टॉपिक देखिए, हरियाणा हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन एम्स टू प्रोवाइड सोइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स, ठीक है। तो हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन कहां पे चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी से नहीं चल रहा है, ये 2021 से ही चल रहा है, हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये लोग सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करते हैं हर एक फार्मर्स को। अभी सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जांच करने के बाद जो फार्मर्स है उसके खेत की जांच करने के बाद उनको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ऐसे 70 लाख के आसपास, 70 से 80 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीके से टारगेट रखा गया है, जिसमें से 50 लाख ऑलरेडी सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी फार्मर्स हैं उन सबकी जमीन पे जाया जाता है, और हर एक एकड़ ऑफ लैंड का क्या किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, सॉइल का सैंपल ले लिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सैंपल्स लाए जाएंगे, करीब 50-60-70 लाख सैंपल्स लाए जाएंगे, और फिर उसके ऊपर जांच होती है, एनालिसिस होती है, और उसके बाद बताया जाता है कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है और आपको किस तरीके से क्या चीज़ें उगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उनको गाइड किया जाता है, और इसलिए उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, हरियाणा में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के बारे में भी न्यूज में चल रहा था, है ना, ऐसे न्यूज में चल रहा था, तो मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। अगर क्वेश्चन आ गया हर खेत स्वस्थ खेत क्या है, तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। अगर कहीं मेंस में आपको लिखने की जरूरत पड़ी तो इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया, यही चीज मैंने पूरे इसमें लिखी गई है हिंदी और इंग्लिश में, जिसको भी पढ़ना है वो उसको पढ़ सकता है पोज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट सेवा भोज योजना सपोर्ट्स फ्री मील इनिशिएटिव विद टैक्स रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो ये भी न्यूज में चल रहा था, सरकार की सेवा भोज योजना। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। आप सोचते होंगे कि मंदिरों में जब हम लोग जाते हैं या किसी भी गुरुद्वारा इन सब में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे फ्री में मील्स मिलती है कि नहीं, वहाँ पे आपको भंडारा मिलता है ना। कई कई जैसे अमृतसर में जो मंदिर है आपका गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे रोज लाखों लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है। अब इससे बड़ी सर्विस तो मुझे नहीं लगता कोई हो भी सकती है ना। अब आप सोच के देखो कि अगर वहीं पे सरकार उस पर टैक्स लगाने लग जाए तो कितनी बुरी बात होगी, है ना। क्योंकि वो लोग तो एक तो फ्री में खाना खिला रहे हैं, और उस पर हम लोग टैक्स लगाएंगे तो कितनी दिक्कत होगी।
क्योंकि जो वो प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो अगर उस पर टैक्स लगा हुआ होगा तो उनको ऑब्वियसली ज्यादा मतलब पे करना पड़ेगा, ऊपर से वो फ्री में भी करा रहे हैं, ऊपर से सरकार को भी पे करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ये स्कीम लेके आई थी, ये योजना लेके आई थी, सेवा भोज योजना। इस योजना के तहत क्या है कि अगर कोई मंदिर, कोई भी ट्रस्ट, ये सब जो है फ्री में खाना खिलाता है, मंदिर हो गया, ट्रस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो फ्री में लोगों को खाना खिलाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब टैक्स उनसे कलेक्ट तो होता है बट फिर उनको रीइंबर्स कर दिया जाता है उनके अकाउंट में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जिस जिस सामान का इस्तेमाल किया कोई भी चीज बनाने में, तो उस सामान पे जो जो टैक्स था, ठीक है, सबको उनके अकाउंट में रिम्बर्स कर दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सेवा भोज योजना क्या है, इसमें क्या है कि टैक्स सेवा भोज योजना में क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके टैक्स को तो कलेक्ट ऑब्वियसली होगा ही, है ना। जीएसटी, सेंटर जीएसटी जाएगा, आईजीएसटी जो भी जाएगा, जीएसटी जाएगा आपका। उसके बाद वो सारा जो टैक्सेस है आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। सेवा भोज योजना के तहत ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट ये जो योजना है ये कुछ ही ट्रस्ट पे, कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगी जो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट के 3 महीने में ये दिखा पाए कि वो हर महीने कम से कम 5,000 लोगों को खाना खिला रहा है। ठीक है, अगर वो हर महीने कम से कम 5,000 लोगों को खाना खिला रहा है तो हम लोग उससे टैक्स नहीं लेंगे और उसको लास्ट के 3 महीने का डेटा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये जो डेटा है उसको गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती, बस एक बार चेक करती है। वो भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको टैक्स इम्बर्समेंट मिलने लग जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर उससे पहले पूरा उनको प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जांच करने आते हैं अधिकारी, देखते हैं कि आप 3 महीने से लगातार आप लोगों को खिला रहे हो, 5,000 कम से कम लोगों को खिलाते हो हर एक दिन, हर एक महीने में, तो फिर हम लोग आपको से टैक्स नहीं लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया सेवा भोज योजना। अगर आ गया सेवा भोज योजना के तहत, या इसको कभी आपको लिखना पड़े, है ना, पेपर में, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन इंडिया इजिप्ट बिगिंस इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, किसके बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इजिप्ट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसका एक एग्जांपल मैं आपको भी बता भी दूंगा। ठीक है, अभी के लिए देखो कि मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, राजस्थान के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है साइक्लोन। ठीक है, और ये इसका 3rd एडिशन है, तो इसको आप साइक्लोन 3 बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इसका 3rd एडिशन है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही आएगा कि साइक्लोन नाम का जो क्या बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन से कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। और ये अल्टरनेटिवली होता है, हर साल होता है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब कि एक बार होता है इजिप्ट में, एक बार होता है इंडिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम इजिप्ट में हुआ था, तो इस बार इंडिया में हो रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में, ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल 2 वीक तक ये होगा और इसमें इंडिया के स्पेशल फोर्सेस और इजिप्ट के स्पेशल फोर्सेस एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 23 फरवरी को कंक्लूड होगा। और हमारे यहाँ के फोर्सेस और वहाँ वहाँ के फोर्सेस एक तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी हो, ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी कर पाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहाँ होगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। और सेकंड चीज कहाँ पे हो रही है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। 11 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, 23 फरवरी को खत्म होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि इजिप्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि हम लोगों ने रिपब्लिक डे पे भी इनको बुलाया था। ठीक है, 2023 में हम लोगों ने इनको बुलाया था, आपको याद हो तो आपने न्यूज में सुना होगा। उनके प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल अब्दुल फतेह अल सीसी आए हैं इंडिया में, आए थे इंडिया में एज अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इन 2023। ठीक है, ये हमसे इसका और हमारा जो डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग का जो कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और हम लोग इनको अब डिफेंस फील्ड में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है पहले वहाँ के मिलिट्री में सर्व करते थे, वहाँ के चीफ थे, फिर बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर लगातार ये तीसरी बार वहाँ के प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए से इनका अच्छा रिलेशन है और इंडिया के साथ भी ये रिलेशन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, है ना। रफा बॉर्डर आपको पता ही होगा, कई बार बता चुका हूँ, रफा बॉर्डर से इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी के बारे में। इजिप्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है,
ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 2023 में आए थे कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। 2024 में कौन आए थे? 2024 में मैंने आपको बता रखा है कि ये आए हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और 2025 में कौन आए? 2025 में आए प्रबोवा सुबियांतो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रबोवा सुबियांतो, ये चीज आपने ध्यान रखना है, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रिपब्लिक डे बनाया था तो उस टाइम उसमें भी हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए थे। उस टाइम कौन थे? सुकार्नो साहब थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमारा पहला रिपब्लिक डे था उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे मौजूद एज अ चीफ गेस्ट, सुकार्नो। और अभी जो हुआ है उसके भी प्रबोवा सुबियांतो है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले कल के दिन मैंने आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज बताई थी। कल के दिन नहीं, कुछ दिन पहले, और मैराथन में भी बताया था मैंने आपको सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। सूर्य किरण किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में कोई भी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका मेन मकसद यही होता है कि काउंटर इंसर्जेंसी से डील करना, है ना, काउंटर इंसर्जेंसी करना। सेकंड चीज क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं उन्हीं चीजों के आसपास जो पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज रिवॉल्व करती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सूर्य किरण मैंने आपको बता रखा है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, इंडोनेशिया के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, जो कि गरुड़ शक्ति है और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो हर चीजों को आपको समझते हुए, कवर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है डीआरडीओ अनवेल्स इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज एट एयरो इंडिया 2025, ठीक है। एयरो इंडिया 2025 कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है एयरफोर्स स्टेशन यलहांग के बेंगलुरु में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एरो इंडिया का मकसद क्या रहता है? एरो इंडिया का मकसद यही रहता है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमारी उसको शोकेस किया जा सके, और एयरफोर्स के फील्ड में जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज है उसको शोकेस किया जा सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 14 फरवरी के बीच में चल रहा है। इसमें क्या होता है? हमारी टेक्नोलॉजीज को हम लोग शोकेस करते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, और इससे हमें नए पार्टनर भी मिलते हैं ना। अगर कोई हमें हमारा कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट खरीदना चाहता है तो हमसे खरीद सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है तो हमसे खरीद सकता है। तो एक तरीके से ये इंडिया की पावर को दिखाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे चल रहा है? ये बैंगलोर में चल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस बार जो था इसका 15th एडिशन था, और 1996 में इसे स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है, इसकी थीम याद रखेंगे। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। थीम है किस चीज का? एरो इंडिया 2025 का, जो कि बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओम बिरला अनाउंसेस एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज टू 6 न्यू लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि यार पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन सर्विस है। भाई ट्रांसलेशन सर्विस क्या होता है इसको जानो। देखो, आप पार्लियामेंट में अपना स्पीच दोगे तो जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में दो। ऐसे भी हो सकता है कि कोई असम का व्यक्ति हो, है ना, उसको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो, है ना, तो वो किस लैंग्वेज में बोलेगा? क्या उसको सीखनी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस है जैसे कि असामीज, उसमें ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडेड थी। उसके तहत वो जिस भी लैंग्वेज में बोलेंगे वो बोल सकते हैं। असामीज में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सब लोगों के पास हेडफोन होगा और उसमें ट्रांसलेशन होके एकदम सही अनुवाद जो पार्लियामेंटेरियंस है उन तक पहुंच जाता था, ठीक है। तो इस सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता था किसके द्वारा? पार्लियामेंट में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया है, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले 10 लैंग्वेजेस और थे, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। और अब ऐड किया गया है किसको? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैथिली भी ऐड किया गया, आपको दिख ही रहा है। मैथिली कहाँ पे बोला जाता है? नॉर्दर्न ईस्टर्न बिहार में बोला जाता है, आपको पता है। नेपाल के भी कुछ हिस्से में बोला जाता है और झारखंड के भी कुछ हिस्से में बोला जाता है, ठीक है। तो इन सारे लैंग्वेजेस में अब ट्रांसलेशन सर्विस उपलब्ध होगी हमारे पार्लियामेंट के अंदर। अगर कोई इन भाषा में बयान देना चाहता है तो दे सकता है। जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बात को समझ जाएंगे, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल है। पहले सिर्फ 10 लैंग्वेज तक था, और हम लोग का मेन मकसद क्या है? हम लोग का मेन मकसद है कि इसे टोटल 22 लैंग्वेज तक हम लोग बढ़ा के करें, ठीक है। तो 22 ऑफिशियल जो भी लैंग्वेजेस हमारे, सब में हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए क्या? ट्रांसलेशन सर्विस, ठीक है। ये हमारे पार्लियामेंट का मेन मकसद है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसके प्रति हम लोग काम भी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ओम बिरला साहब ने कहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तमिलनाडु की जो पार्टी है, जो मुख्य जो गवर्नमेंट में पार्टी है, डीएमके की तरफ से सवाल उठाए गए कि संस्कृत को क्यों ऐड करो भाई, इसमें पैसा आप लोग खर्च करने के लिए क्यों तैयार हो? बल्कि तमिलनाडु की जो तेलुगु
क्या बोलते हैं लैंग्वेज है वो ऑलरेडी एडेड है, बट उनको प्रॉब्लम है कि संस्कृत को क्यों ऐड किया जा रहा है। तो इसका जवाब दिया गया ओम बिरला साहब की तरफ से कि भाई ये तो हमारी मूल भाषा है, यहाँ से तो सारे भाषाओं की स्टार्टिंग हुई है, तो इसको कैसे ऐड ना करें, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि अभी संस्कृत तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं, इसलिए उनका मेन कहने का मतलब था कि आपने संस्कृत के ऊपर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, संस्कृत पे आप पैसे ही खर्च मत करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जितने भी हमारे अलग अलग जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी तरफ से, उनके गवर्नमेंट की तरफ से किसी न किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है, और यहाँ पे डिस्कशन होती है कि हमें कैसे, मतलब जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको कैसे अलग आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स पे बात होती है, क्लाइमेट से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेंडर बैलेंस, सारी सारी चीज़ों के ऊपर ही बातचीत होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको ध्यान रखना है, भूपेंद्र यादव साहब ने हमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार का थीम क्या है, थीम देख लो, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार का थीम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का। और इसमें मेनली वही बात होती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप लोग बात करेंगे। अब आपको टॉपिक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह जो भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो मतलब जनरली जो जो मुद्दे होते हैं वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिकली किसी मेन मुद्दे के लिए ना जा रहा हो तो, और जो जितने भी मुद्दे होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम है, जेंडर बैलेंस फोरम है, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को उठाया जाएगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों को उठाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी तरफ से भूपेंद्र यादव की तरफ से लाइफ के बारे में भी बताया गया। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रमोट करते हैं। कब इन्होंने पहली बार इसकी बात करी थी, कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, ये चीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आपको पता है कि पूरे प्लेनेट को ही जोड़ने का काम करता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक लक्ष्य रखते हैं, और जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट चेंज से प्लेनेट को बचाने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लाइफ के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और बीपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस लॉ मेकर बैक्स ऑकस एक्सपेंशन टू इंक्लूड इंडिया अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट, ठीक है। तो यूएसए के एक लॉ मेकर है जिनका नाम है रिच मैककॉर्मिक, रिच मैककॉर्मिक। अब इनका कहना है कि क्यों ना इंडिया को भी ऑकस में ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है। किस चीज में, क्यों ना इंडिया को भी ऑकस में ज्वाइन कर लिया जाए। और अब ये बात सिर्फ यही नहीं कह रहे, और भी वेस्टर्न जो न्यूज़पेपर्स हैं अलग अलग, उनमें मैंने ये बात देखी है, ऑकस में इंडिया को ज्वाइन करवाने की बात चल रही है, ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, आपको पता है, ठीक है। अब इनका तर्क ये है कि भाई इंडिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो क्यों ना इंडिया को भी इसमें ज्वाइन कर लिया जाए, है ना। हालांकि आपको पता है कि क्वाड में तो ऑलरेडी इंडिया है ही, जहां पे कौन कौन है, जहां पे है यूएसए, क्वाड में कौन कौन है आपको ध्यान रखना है, क्वाड में है कौन कौन, यहाँ पे है यूएसए, है ना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान एंड फोर्थ इंडिया, है ना। अब ऑकस में भी इंडिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसमें मेनली कौन कौन है, यूएसए, सेकंड यूके, और यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये तीन है। अब इसके अंदर इंडिया को जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। अब ऑकस बनाया किस चीज के लिए गया था, पहले हम लोग ये समझेंगे, और फिर हम लोग ये समझेंगे कि ये जो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने ये बात बताई, जिन्होंने ये आवाज उठाई है कि हमें इंडिया को ज्वाइन करवाना चाहिए, उनका तर्क समझेंगे, ठीक है। अब ऑकस को बनाया गया था 2021 में, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद ये था कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे किसको, न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे किसको, कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात हो रही है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मकसद था किसका, ऑकस बनाने का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें तीन गवर्नमेंट है, कौन कौन सी, इसमें है यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको बनाया गया 2021 के अंदर, में मेन मकसद था कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमें देना है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, इरिटेट कर रहा था किसी को, ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन चाहिए थी, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट है, इसके भी दो पार्ट है, आपने यहाँ पे नहीं सुना होगा, सबको बस इतना ही पता रहता है, उसके आगे की चीजें नहीं पता रहती, ठीक है। इसके भी दो पिलर्स हैं, एक है पिलर 1 और एक है पिलर 2, ठीक है। पिलर 1 में तो क्या बात होती है, पिलर 1 में तो यही बात हो रही है कि हमें
कन्वेंशनल क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करनी है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। बट पिलर टू में क्या है, पिलर टू में और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, न्यूक्लियर नहीं, नॉन न्यूक्लियर और भी जो टेक्नोलॉजीज हैं एआई से रिलेटेड, और भी अलग अलग टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है, उनसे रिलेटेड जानकारी साझा करने की बात कर रहे हैं किसमें, ऑकस के पिलर टू में, ठीक है। अब इसमें जापान को भी ऐड करने की बात चल रही है, किसको, इसमें जापान को भी ऐड करने की बात चल रही है, और सोच रहे हैं सब लोग कि जापान को भी इसमें क्यों ना ऐड कर लिया जाए। क्या बोलते हैं, पिलर वन में नहीं, पिलर टू में। पिलर वन तो किसी से रिलेटेड है, ये है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको न्यूक्लियर वेपन नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको पता ही है क्यों क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एनपीटी को साइन कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर रखा है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे ऑकस और क्वाड के बारे में, है ना। अब क्वाड तो चर्चा में आ ही गया, और ऑकस को बनाया गया था जो बाइडेन के टाइम पे बनाया गया था, अब इसमें भी इंडिया अगर आ जाएगा तो फिर यूएसए के कांग्रेसमैन हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंडिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमें चाइना से जो भी हमारे क्या बोलते हैं जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उन सबको निकाल के क्या बोलते हैं इंडिया में ही डालना चाहिए, इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। तो हमारे साथ रिश्ते जो है नेचुरली उनके साथ काफी अच्छे रहने वाले हैं, बट चाइना या दूसरी कंट्री के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे अगर वो अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है तो। ये किसका कहना है, ये यूएसए के कांग्रेसमैन का कहना है। तो आपको हो सकता है इसके ऊपर बाद में चर्चा देखने को मिले कि क्या इंडिया को ऑकस ज्वाइन करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको देखने को मिले, ठीक है। हालांकि जब ऑकस बनाया गया था तो ये काफी कंट्रोवर्सी में था, क्यों, क्योंकि तो चाइना एक तो इसको थ्रेट के तौर पे ले रहा था, है ना। सेकंड चीज इसलिए भी कंट्रोवर्सी में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डील चल रही थी उस टाइम फ्रांस के साथ, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से रिलेटेड, है ना। और फ्रांस उनको बहुत ही मतलब एक तरीके से उत्तेजित भी कह सकते हैं, उत्तेजित नहीं कहेंगे, बहुत ही लाइक एक्साइटेड होकर उनको सारी चीजें दिखा रहा था कि भाई आप मेरे से ये वाली सबमरीन ले सकते हो, ये वाली सबमरीन ले सकते हो, बल्कि ट्रायल भी करवा रहा था, ठीक है। बट एंड में क्या हुआ, एंड में वो सारी डील एकदम से स्क्रैप कर दी गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया यूके को और यूएस को एक ग्रुप बना के, ठीक है। इसकी वजह से फ्रांस इतना नाराज हो गया था कि उन्होंने अपने जो एम्बेसडर थे उनको भी बुला लिया था वापस, ठीक है। मतलब ये काफी बड़ी उस टाइम प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जापान को भी आप देख सकते हैं कि जापान भी हो सकता है ज्वाइन करे अभी हाल फिलहाल में, क्या ऑकस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अहेड ऑफ यूएस विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वांस डिस्कस न्यूक्लियर एनर्जी इन पेरिस, ठीक है। तो आपको पता है कि वहां पे एक एआई समिट चल रहा है पेरिस के अंदर, है ना। वहां पे जेडी वांस भी मिले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसमें वहां पे न्यूक्लियर से रिलेटेड जो चीजें हैं, अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात होने लग गई इन लोगों के बीच में। इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी लगातार दो जगह जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट चल रही है, ठीक है। एक तो एआई समिट को, ये एआई समिट जो हो रहा है पेरिस के अंदर, आपको पता ही है ना। और सेकंड चीज क्या हो रहा है, ये जाएंगे यूएसए में, और यूएसए में मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, उनके टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे, तो उनसे अगर काम निकलवाना है तो उनके साथ काफी पॉजिटिव होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे अभी जाएंगे तो उनके ऊपर जब पूरी डिस्कशन होगी तो मैं एक बार दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करूंगा कि फ्रांस में क्या हुआ और यूएस में क्या हुआ, ठीक है। तो बैक टू बैक मीटिंग्स है उनकी, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक बार क्वेश्चन दे रखा था कि जो जेडी वांस है उनकी जो वाइफ है उषा वांस, वो कौन से स्टेट से उनका एंसेस्ट्रल रूट था, तो उसका करेक्ट आंसर था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब देखते हैं। गवर्नमेंट वार्न्स ऑफिशियल अगेंस्ट यूजिंग एआई टूल्स ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से बोला है, जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको कहा है कि आप डीप सीक और चैट जीपीटी इन सब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बार परमिशन लेने के बाद आपके फोन से डेटा निकालते रहते हैं, लगातार आपके फोन से डेटा निकलता रहता है, ठीक है। अगर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं वो काम करेंगे, क्या बोलते हैं, डीप सीक का यूज करेंगे, चैट जीपीटी का यूज करेंगे, तो इनके फोन से सारा डेटा निकाल लिया जाएगा चोरी छुपके यूएसए और चाइना द्वारा, और फिर एक तरीके से जो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खतरे में पड़ जाएगी। उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, ठीक है। तो अब जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो लोग चैट जीपीटी इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एएनआई है, एएनआई के बारे में जानते होंगे, एएनआई न्यूज एजेंसी, है ना। उन्होंने केस भी कर रखा है किसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, क्योंकि ये गलत तरीके से डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका कहना था कि ये जो हमारा प्रीमियम जो क्या बोलते हैं
न्यूज़ है, प्रीमियम न्यूज़ है, जो हम लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ही सबको प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूज़ ये लोग एक बार निकाल लेते हैं और फिर अपने चैट जीपीटी में उसको यूज़ करते हैं, उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है पाकिस्तान वांट्स टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर विद इंडिया थ्रू टॉक्स। ये किसने कहा है? पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है, ठीक है। तो ये पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर रहे थे और उस टाइम इन्होंने बोला कि मैं सारे मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हूं इंडिया से, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये एक तरफ से बात करते हैं, दूसरी तरफ से हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि वहां पे अभी मैच चल रहा है, क्रिकेट का भी मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप है ना, और उसी टाइम इनकी तरफ से कुछ इनके आतंकवादी और कुछ इनके मिलिट्री में लोग जो हैं, फौजी जो हैं, वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो इंडिया वाले ने पहले से ही वहां पे लैंडमाइन बिछा रखी थी, ठीक है, कि अगर गलत तरीके से कोई एंटर करेगा तो ऑब्वियसली वो फूट जाएगी, है ना। तो वो एंटर करने की कोशिश कर रहे होंगे और उनके फिर कई सारे जवान और उनके कई सारे आतंकवादी है वो मारे गए हैं। इसके पाकिस्तान के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान उनको हमेशा की तरह डिसओन कर देता है, आपको पता ही है। पाकिस्तान बोलता है भाई हमारे लोग नहीं है, ये कोई और होंगे, हमारे लोग तो नहीं है, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान भी की थी और अभी फिर वही करने की तैयारी में है कौन? पाकिस्तान, ठीक है। मतलब एक तरफ ये मैच के लिए हमें बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ मैच खेलो, और दूसरी तरफ अपने आतंकवादी इंडिया में एंटर कराने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने पहले ही वहां पे लैंडमाइंस इसलिए बिछा रखे थे क्योंकि यार इंडिया वाले तो कभी कूद के जाएंगे नहीं, ये तो सबको ही पता है। तो इसलिए इंडिया वालों ने कई जगह पे लैंडमाइंस बिछा दिए कि अगर उधर से आएंगे आतंकवादी तो अपने आप मरेंगे, ठीक है। तो और वो आए भी और वो मरे भी, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल के दिन मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आपको उसे सॉल्व करना है और फिर कल हम लोग उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू।